नमस्कार प्यारे भैया बहनों, मैं एनपी सिंह क्लास ऑनलाइन क्लास में आज 11th फिजिक्स चैप्टर 3 इसका नाम मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पर पार्ट 2 सेकंड लेकर के आए हैं। पार्ट 2 अर्थात सेकंड और यूनिट है सेकंड, इसका नाम है यूनिट का काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक बताया था आपको, ये बताया था पहले मैकेनिक्स की परिभाषा, फिर इसकी ब्रांच के अनुसार कितनी शाखाएं होती हैं, तो आपको भली भांति याद होगा, आपने वीडियो देख भी ली होगी। तो मैकेनिक्स क्या होता है, जिसमें ग्राम पिंडों, गतिशील पिंडों और गति के कारण अर्थात बलों का अध्ययन किया जाता है। उसके अंतर्गत मैकेनिक्स की जो पार्ट्स हैं उसे बताया था स्टैटिक, डायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स। तो इस समय सेकेंड यूनिट है ये, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, शुद्ध गतिकी। तो उसमें भी हमने एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति के बारे में बताया, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मोशन के बारे में, विद एग्जाम्पल्स सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बताया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज दूरी और विस्थापन के बारे में बात करेंगे कि दूरी क्या होती है, डेफिनेशन प्लस उसकी यूनिट प्लस उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दूरी। डिस्टेंस, तो दूरी क्या होती है, जिस प्रकार से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो जितना मार्ग हम तय कर पाते हैं अपने कदमों के द्वारा, अगर उस मार्ग की हमने लंबाई माप ली, मेजरमेंट कर ली, तो उस पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, हम दूरी कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे कोई वस्तु ए से चलना स्टार्ट करती है और 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ये कहाँ आ जाता है, बिंदु बी पर आ जाता है। तो बात है दूरी की, तो ए से बी तक जाने में इसने जो तब पथ ट्रेवल्ड किया है, जो इसकी दूरी तय की है वो 10 किलोमीटर, अर्थात पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, हम दूरी कहते हैं। द लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। यानी किसी वस्तु द्वारा जो मार्ग तय करती है कोई वस्तु, अगर मार्ग, तो उस मार्ग की जो लंबाई कोई है क्या कहते हैं, हम दूरी कहते हैं। प्यारे भैया बहनों, तो पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी। दूरी की अगर मात्रा की बात करें हम, तो दूरी का मात्रक होता है एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग दूरी का मात्रक होता है मीटर, जिसे हम किससे लिखते हैं, एम से। और सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है 300 सेंटीमीटर। और एफसीएस सिस्टम होता है, इसके अकॉर्डिंग फुट होता है। फिट मत लिखना, फुट बोलते हैं, फुट। तो दूरी के बारे में बताया हमने अभी, तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मात्रक ये अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग कितने बनते हैं इसकी मात्रा। अब बात ये करते हैं यहाँ पर, दूरी कैसी राशि है। दूरी अदिश राशि है, ये होती है स्केलर क्वांटिटी। इसमें खाली परिमाण की आवश्यकता होती है, परंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर है। और बात करते हैं दूरी, याद रखना दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। यदि किसी तो हल करते समय अगर माइनस आ रहा है, जैसे हाई स्कूल में आपने गणित के सवाल किए होंगे,
कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप या इतने बिंदु से इतनी रेखा पर डाले गए लंब की माप का मतलब लंबाई एक प्रकार से, तो वहाँ माइनस चिन्ह छोड़ते थे आप। माइनस चिन्ह इसलिए छोड़ते थे क्योंकि दूरी जो लंब की माप या ऊंचाई बता रहे हैं हम, वो भी एक प्रकार से दूरी है। दूरी कभी माइनस में नहीं आती है, विस्थापन आता है तो प्लस में भी। तो दूरी हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, होती है, और दूरी 0 नहीं हो सकती, अन्यथा एक पॉइंट पर स्थित मान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दूरी को बताया। दूरी एक अदिश राशि है, इनके मात्रक विभिन्न सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने होते हैं, और दूरी की परिभाषा आप जानते ही हैं। पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दूरी के बाद में आता है विस्थापन। विस्थापन के बारे में समझेंगे। और है विस्थापन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसे अंग्रेजी में। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन और दूरी यदि मात्रक की बात करें हम यूनिट की, तो बराबर होते हैं। जैसे मान लो मूल बिंदु से कोई वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट होती है, उसे ये मान लो 15 किलोमीटर चलती है। यदि उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल करके, और ये कहाँ आ जाती है? किस ए से बी से कहाँ आती है? सी। यानी ओ से वस्तु चली ए तक कितने किलोमीटर चली? 15 किलोमीटर। फिर ये ए से बी की ओर, अर्थात ऊपर क्या होता है इस प्रकार से, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यानी मूल बिंदु से कोई वस्तु मान लो ओ से चलना स्टार्ट करती है, किसकी दिशा में जा रही है? ई, पूरब की तरफ। एक पॉइंट कहाँ है? पूरब की तरफ। कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर। अब ए से ये मुड़ रही वस्तु बी की ओर। बी की ओर क्या है यहाँ? उत्तर है, तो उत्तर की तरफ कितनी चली वस्तु? 5 किलोमीटर। और बी पर आ गई, अब बी से सी की तरफ बढ़ी, तो ये क्या है? पश्चिम प्राप्त होता है इधर। तो पश्चिम में मान लो ये 10 किलोमीटर चल गई, सपोज करो, मान लो भी ये बस। तो अगर हम बात करें ओ से ए से फिर बी चली वस्तु, और बी से कहाँ चली? सी। तो ये जो जहाँ से चली है वस्तु, वो है उसका प्रारंभिक बिंदु, जिसे हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट, तो ये प्रारंभिक बिंदु है किसी वस्तु का। जहाँ से जब वस्तु को चलना स्टार्ट करती है, तो उस बिंदु को हम मूल बिंदु बोलते हैं, अर्थात उसी बिंदु को हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। और ये विभिन्न स्थितियों से गुजरती हुई सी पर आ जाती है। मान लो ये है फाइनल बिंदु, अंतिम स्थिति है वस्तु की, अंतिम स्थिति। इसे पॉइंट की जगह हम स्थिति लिख दें, पोजीशन, तो बेहतर रहेगा। तो मैं आपको विस्थापन की परिभाषा बताने जा रहा हूं कि क्या है। अगर हम ओ से वस्तु विभिन्न स्थितियों को गुजरती हुई सी पर पहुंच जाती है, अगर हम दूरी की बात करें तो 15 किलोमीटर ये चली, 5 ये 20, और 20 और 10 30 किलोमीटर दूरी चली। तो दूरी तो 30 किलोमीटर, परंतु हम विस्थापन की बात करें तो ये निकालना पड़ेगा हमें। ओ से लेकर सी तक की हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, वही विस्थापन कहलाएगा। अर्थात विस्थापन का मात्रक और दूरी का मात्रक सेम क्यों आते हैं? यही भी एक प्रकार से दूरी होती है, डिस्टेंस होती है। तो प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा ध्यान रखें, विस्थापन की क्या होती है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, फाइनल लिख सकते हैं। ध्यान से समझें, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा उस वस्तु की अंतिम स्थिति के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस प्राप्त होती है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।
यानी प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट यानी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि विस्थापन जीरो हो सकता है, विस्थापन जीरो हो सकता है, विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है और विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, परंतु वहां दूरी को मैंने ओनली पॉजिटिव ही बताया था। अब मैंने कहा कि विस्थापन जीरो हो सकता है, कैसे? जैसे मान लो O से A तक चली वस्तु, ये विभिन्न परिस्थितियों दौड़ती हुई A पर ही आ गई, तो जहां से चली और विभिन्न परिस्थितियों से गुजरती हुई अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाती है, तो वहां पर विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। और दूरी पथ की लंबाई को नापते चले जाओ, वही दूरी कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, जो विस्थापन होता है वो जीरो भी हो सकता है, विस्थापन क्या हो सकता है? जीरो। विस्थापन क्या हो सकता है? पॉजिटिव। विस्थापन क्या हो सकता है? नेगेटिव, परंतु डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो प्यारे बच्चों, विस्थापन और दूरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस जो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। मैं मानता हूँ कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, और विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ कोई पिंड या कोई गतिशील वस्तु या कोई व्यक्ति ही मान लें, तो जो जितना पथ तय करता, पथ में रास्ता, मार्ग, तो उस मार्ग की अगर हम लंबाई को क्या कर लें, माप लें, तो वही उसकी क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। अभी मैं विस्थापन और दूरी एक उदाहरण, एक न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको क्लियर कराने वाला हूँ। मैं विस्थापन और दूरी को इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल के माध्यम से ध्यान से समझेंगे। दूरी विस्थापन तो कागज के तल पर जो दिशाएं हैं, डायरेक्शन है, वो इस प्रकार से दिखाएंगे: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इस प्रकार से तो एक वस्तु पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर, तो मान लो ये यहाँ से चलना स्टार्ट करती है पूर्व दिशा में, तो इसका चित्र मैं अलग बना दे रहा हूँ यहाँ पर। पूर्व दिशा में कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर चलती है, ठीक है। उसके बाद उत्तर में 4 किलोमीटर, तो उत्तर कहाँ पर है? देखो ऊपर है। तो इस प्रकार से 4 किलोमीटर कहाँ बना देंगे हम? दूरी ऊपर को दिखा देंगे, उत्तर है नहीं। अब फिर पश्चिम में 3 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम किधर है? ये है, इधर से चला, इधर पूर्व दिशा में, फिर ऊपर को मुड़ गया उत्तर दिशा में, फिर इस प्रकार से है। तो ये पश्चिम दिशा ये प्राप्त होगी इधर मूल बिंदु से। तो पश्चिम दिशा में कोई वस्तु कितने किलोमीटर चलती है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 किलोमीटर, यानी टोटल कितनी है? 6 किलोमीटर। तो इसका मतलब इसका आधा ही चलना पड़ेगा इस प्रकार से। तो वस्तु यहाँ से चली, मान लो O से चली, ये A पर आ गई, B पर आ गई और C पर आ गई। तो इसमें क्या निकालना है? दूरी तथा विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन के लिए इसको इससे मिलाना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने बताया कि प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थितियों के बीच की जो डिस्टेंस है वो निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर दूरी निकालना है तो देखो पथ की लंबाई O से A तक कितना? 6 किलोमीटर। A से B तक कितनी चली वस्तु? 4 किलोमीटर। B से C तक कितनी क्या चली? 3 किलोमीटर। तो पथ की लंबाई कितनी होगी प्यारे बच्चों? 6 और 4 10 और 3 13 किलोमीटर दूरी हो चुकी है। हल करने की भी आवश्यकता नहीं है, पथ की लंबाई देख रहे हैं आप कितनी है? 6 + 4 + 3 दैट विल इक्वल टू 13 किलोमीटर दूरी होगी। अब बात आती है विस्थापन की। तो यहाँ से आप रचना करेंगे इस प्रकार से लंबा डालेंगे। तो ये देखो ये 4 किलोमीटर है B से A तक की दूरी, तो ये भी कितनी होगी? इसके सामने की भुजा बराबर होगी 4 किलोमीटर, ठीक है।
अब ये 3 किलोमीटर है, तो ये सामने की 3 किलोमीटर होगी, तो ये पूरी रेखा जो है 6 किलोमीटर है, तो ये कितनी बची भाई 3 किलोमीटर। हमें ये विस्थापन निकालना है, ये वाली दूरी यानी ओसी निकालना है, तो ओसी पाइथागोरस थ्योरम में लगा देना, यानी कर्ण का स्क्वायर लगा दो, आधार का स्क्वायर, समझे? आधार कितना देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लंबाई, तो 9 + 16 दैट विल इक्वल 25, अर्थात एक्स माना है सभी ने, एक्स स्क्वायर बराबर 25 √25, तो एक्स बराबर आ जाएगा 5। ये किलोमीटर में तो किलोमीटर निकलने मानता है। तो कहने मतलब मेरा ये है प्यारे बच्चों कि विस्थापन और दूरी इस प्रकार से निकालते हैं। पथ की लंबाई अगर बोल रहे हैं तो दूरी है, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो होता है पोजीशन वस्तु की उनके बीच की जो डिस्टेंस निकालेंगे हम, वही विस्थापन कहलाएगा, जिसे हमने ये समझाया। और एक बात और बताते हैं, यहाँ पर कोई पूछे दूरी और विस्थापन में संबंध बताओ क्या होता है, तो एक बात याद रखना मेरी, दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है। वो कैसे? मान लो कोई वस्तु है, O से A तक चलिए 10 किलोमीटर या 15, कितना ही मान लो सपोज, तो O से A तक पथ की लंबाई कितनी है 10 किलोमीटर, और ये लौट कर नहीं आया, यहीं पर विश्राम करे हुए है कई दिन तक, तो समझ लो O से A तक की दूरी भी कितनी है 10 किलोमीटर, और विस्थापन भी कितना है 10 किलोमीटर। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, और दूरी ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे अभी बताया 13 किलोमीटर दूरी आई है, यहाँ पर विस्थापन कितना आया 5 किलोमीटर, परंतु कभी भी विस्थापन दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसे हम ऐसा लिखेंगे कि दूरी बराबर तो हो सकती है किसके, विस्थापन के। ध्यान रखना, अभी मैंने न्यूमेरिकल्स के माध्यम से आपको बताया है, तो दूरी बराबर हो सकती है विस्थापन के, और दूरी बहुत बड़ी हो सकती है विस्थापन के। तो इस प्रकार से इसे मिटा करके हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल एंड ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यानी दूरी बड़ी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है विस्थापन के, और प्रत्येक संख्या की गुणा में क्या होता है 1 होता है। तो दूरी के बटे में अपॉन में ले आके हम विस्थापन उठा करके, तो इधर क्या बचा 1 बचा। कोई पूछे आपसे कि दूरी और विस्थापन में रिलेशन बताइए, तुरंत बता दीजिए, दूरी अपॉन विस्थापन जो होता है वो बड़ा होता है, बराबर हो सकता है किसके 1 के। ठीक है, एक वृत्तीय पथ के माध्यम से डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को मैं और समझा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अभी विस्थापन दूरी को पथ के माध्यम से अर्थात वृत्ताकार पथ के माध्यम से और हमें नहीं छोड़ा। मान लो कोई वस्तु है, कोई पार्टिकल है, कोई कण है, वो जो है 7 सेंटीमीटर फिर जाके वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। यहाँ पर मैं बता दूँ 7 सेंटीमीटर क्यों मानी, क्योंकि जब मैं पाई का मान लगाऊंगा 22/7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाला मैंने यहाँ पर कर दिया, रेडियस नहीं मानी है, समझानी है आपको। उससे कितने भी किस प्रकार से कर सकते हैं। ये वो है इसका केंद्र, मान लो वस्तु यहाँ से ए से चलना स्टार्ट करती है इस प्रकार से, तो ये यहाँ पर एक पूरा चक्कर कर लिया इसने मान, तो एक पूर्ण चक्र में इस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तो प्यारे बच्चों पथ के साथ पथ वृत्ताकार है, और यहाँ से जब वस्तु चलना स्टार्ट करेंगे पूरा साइकिल पूरा कर देगी यहाँ पर, तो ये परिधि के बराबर दूरी होगी, क्योंकि सीधा तार होता है, उसे मोड़ लें तो जो लंबाई होती है वही लंबाई किसमें हो जाती है परिधि में। तो 2πr, तो 2π का मान क्या हो जाएगा 22/7, r का मान 7 इसलिए दिया। तो बात करें पूरे चक्कर में कितनी दूरी तय हुई, करीब वस्तु में 44 सेंटीमीटर दूरी हुई।
अब फीता लेकर के ऐसे थोड़ी नाप लोगे, इसमें ऐसे 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 ऐसे, बहुत गलत है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला इसकी रेडियस पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी विस्थापन की एक पूरे चक्कर में। तो विस्थापन जो होगा डिस्प्लेसमेंट वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखूंगा मैं कि प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति देख रहा हूँ तो यहीं से चल रहा है बाल्टी के, और यहीं पर आ रहा है लौट करके। अगर इनके बीच की दूरी देखूँ तो दूरी तो है ही नहीं, कुछ एक पॉइंट प्राप्त होगा, तो इसलिए विस्थापन क्या होगा? 0। अब हम बात करते हैं कि वस्तु ए से मान लो यहाँ पर इसकी सीध में आ जाती है। सीध का मतलब एक आधा वृत्त घूम जाती है, अर्धवृत्त से सर्कल, अर्धवृत्त घूम जाती है। तो दूरी निकालेंगे भाई लोगों, दूरी पूरे चक्र हो जाता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधा। 2 पाई आर अपना हो गया, इसका डायरेक्ट काटो 44 से आगे। तो पाई आर अर्धवृत्त में आगे चक्र में तय की गई दूरी, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 से 7 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में माना मैंने सेंटीमीटर, मीटर माना है तो मीटर लिखेंगे, यहाँ पर किलोमीटर माना है तो किलोमीटर लिखेंगे। जैसे यहाँ हाल है वैसे यहाँ हाल होना चाहिए मात्रक का भी। तो यहाँ पर अगर हम देखें विस्थापन कितना होगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ से जब वस्तु चलना स्टार्ट करिए ए से, और इस प्रकार से चलती 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 बी पर आ गई। तो ये है इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति। और ये कौन सी स्थिति है? अंतिम स्थिति। तो ये अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये O से 7 सेंटीमीटर ए तक है त्रिज्या। तो एक ही बल्कि सभी त्रिज्या बराबर होती है, तो ये भी 7 होगा। तो इनके बीच की जो डायरेक्टली दूरी है वो ही विस्थापन है। तो विस्थापन होगा यहाँ पर 7 + 7 = 14 सेंटीमीटर। अब मैं मानता हूँ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि दूरी और विस्थापन मात्रक से तो एक ही राशि है, परंतु निकालते कैसे हैं? इस प्रकार से। और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। विस्थापन एक बार और बता रहा हूँ, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, 0 नहीं हो सकती, पॉइंट के रूप में प्राप्त होता है, फिर 0 नहीं हो सकती। विस्थापन क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। विस्थापन क्या होती है? दिशा होती है, इसमें और परिमाण भी होता है, इसलिए ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इस प्रकार से दूरी हमेशा बड़ी होती है, सॉरी हमेशा नहीं, दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकती है या दूरी कम नहीं हो सकती विस्थापन से। दूरी हमेशा क्या होती है? बड़ी हो सकती है। बराबर तो हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, परंतु विस्थापन क्या नहीं हो सकता? दूरी से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं चाल और वेग को समझाना चाहूँगा आपको। तो दूरी और विस्थापन के बाद में हम बात करते हैं चाल की। चाल है चाल, स्पीड, ठीक से समझ लेना। वैसे तो टॉपिक छोटा है, परंतु मैंने बड़ा बना ही दिया है टॉपिक आपको समझाने के लिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है? कई बातें ध्यान रखनी है। चाल का सूत्र छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं आप। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। इसी से बन जाते हैं एक्स्ट्रा 2 फॉर्मूले और। तो यहाँ बात करते हैं चाल की। चाल कैसी राशि है? चाल कैसी हो सकती है? इसकी विमा क्या है? ये सब बात करेंगे अभी। चाल कितने प्रकार की होती है? तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय, अर्थात यहाँ से पता चल गया होगा आपको कि दूरी अपॉन में लिखा है समय। तो दूरी तथा समय के एक रेशियो को क्या कहते हैं? हम चाल कहते हैं। यदि समय की जगह हम क्या लगा दें? 1 सेकंड लगा दें या 1 घंटे लगा दें, अगर किलोमीटर नाप रहे हैं तो 1 घंटे या 1 सेकंड मान लें, तो चाल बराबर आ जाती है दूरी बटे समय की जगह 1 लगा दिया, तो चाल किसके बराबर आई है? दूरी के। कहने मतलब मेरा ये है, दूरी और चाल में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर समय से डिवाइड कर दिया जाए दूरी को तो वो चाल बन जाती है। जैसे क्या नाम, 20 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी चाल है, तो इसका मतलब ये होता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में वो
वस्तु 20 किलोमीटर चल रही है, या 1 घंटे में वह व्यक्ति किसी सवारी के द्वारा कितने किलोमीटर चल रहा है, 20 किलोमीटर 1 घंटे में। तो वो उसकी चाल हो गई। समय बता करके और दूरी के बारे में बताना, तो इतने समय में इतनी दूरी उसने की तय, तो वो क्या है, उसकी चाल है। तो यही हो रहा है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, हम वस्तु की चाल कहते हैं, या दूरी तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी दूरी पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले ही इसी वीडियो में, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। जब दूरी पॉजिटिव होती है तो चाल भी क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होती है। अब कहोगे समय को तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के उपदेश में बता दिया था कि समय कभी लौट कर नहीं आता है, पता है आपको भी। जब लौट कर नहीं आएगा तो समझ लो कैसी राशि है, धनात्मक राशि है। तो समय पॉजिटिव होता है, हमेशा बढ़ता रहता है। तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव, इसलिए चाल भी पॉजिटिव। कोई कहे चाल कैसी है, क्या नेगेटिव हो सकती है? नहीं, पॉजिटिव है, ध्यान रखना। चाल पॉजिटिव होती है। और दूरी के हिसाब से अगर दूरी धनात्मक है तो चाल धनात्मक है, और दूरी अदिश है, दूरी तो अदिश होती है, तो चाल भी क्या है, अदिश है। Then we can say that speed of the particles is a scalar quantity. स्केलर का मतलब अदिश राशि है। अर्थात दूरी जब प्लस की होती है तो चाल में प्लस की, ये धनात्मक होती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना प्यारे स्टूडेंट्स। अभी मैंने बताया परिभाषा के माध्यम से। इसका मात्रक की बात करें, हम चाल के मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अभी जो बताया था हमने आपको, यदि एम के सिस्टम में देखें तो दूरी किसमें नापेंगे, इसमें मीटर में, और समय किसमें नापेंगे, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाता है। सीजीएस के अकॉर्डिंग देखें हम तो समय को तो सेकंड में नापते हैं, सीजीएस में दूरी को किसमें नापेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। फुट में देखें तो फुट प्रति सेकंड, और वो कहेगा किलोमीटर नापो तो किलोमीटर प्रति सेकंड, वो कहेगा घंटे में नापो समय को तो किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से जो चाल और चाल के अगर विमा देखें हम तो दूरी की विमा क्या होती है और समय की क्या होती है, टी। तो LT - 1 में विमा कराया था। तो इस प्रकार से चाल के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा। अब हम चाल के बारे में इसके टाइप्स बताएं, चाल कितने प्रकार की है। तो चाल ध्यान से समझें स्टूडेंट। तो चाल है एक समान चाल, एक समान चाल। फिर आप जानते हैं एक समान के बाद में आता है असमान चाल, असमान चाल इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आती है औसत चाल। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। फिर आती है तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, स्पीड। तो प्यारे बच्चों, तो चाल जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। इस पर प्रकार डालेंगे। एक समान चाल क्या होती है, यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ आपको, यहीं पर समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको PDF फाइल में टोटल नोट्स मिल जाएंगे, चिंता न करें, समझाना हम मात्र आपको। मान लो कोई वस्तु पहले 1 घंटे में, पहले 1 आवर में मान लो कोई वस्तु 15 किलोमीटर चलती है,
तो अगले 1 घंटे में भी 15 किलोमीटर चलनी चाहिए। इससे अगले 1 घंटे में भी 15 किलोमीटर चलनी चाहिए। यदि कोई वस्तु ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं ये बताऊंगा, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, समझे, तो उस वस्तु की वह चाल क्या कहलाती है? एक समान चाल कहलाती है। समान समय में समान दूरी, तो दूरी बटे समय बराबर क्या? चाल। तो चाल कैसी? एक समान चाल। समान दूरी बटे समान समय, समान दूरी बटे समान समय बराबर समान चाल, एक समान चाल। ऐसे ही असमान चाल, समान समय में कोई वस्तु कभी 15 किलोमीटर दूरी तय करती है, कभी 10 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, कभी 25 किलोमीटर, यानी समान समय में एक प्रकार से दूरी जो तय करती है वो समान नहीं करती है, क्या करती है? असमान दूरी तय करती है। तो उस वस्तु की चाल को क्या कहते हैं? हम असमान चाल बोलते हैं। औसत चाल क्या होता है? जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा भी, ये मिटा दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। तो औसत चाल है अब तीसरे नंबर का, औसत चाल या माध्य चाल भी बोलते हैं इसे। औसत चाल, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहां पर एक शब्द लगा देना प्यारे बच्चों, कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल से आपको पता चलेगा होगा कि टोटल समय में कोई वस्तु कितनी दूरी तय करती है, कितनी दूरी तय करती है, वो क्या कहलाती है? उसकी चाल कहलाती है। यानी कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को रेशियो को हम क्या कहते हैं? औसत चाल या माध्य चाल कहते हैं। मान लो कोई वस्तु ए से बी तक, मान लो एक्स, ए से और बी के बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? एक्स है मान लो। तो पहले ए से चलती है बी, तो मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन चल रही है, मान लो, है ना, मान लो ए से बी तक 40 किलोमीटर। फिर लौट करके जब बी से आती है ए की तरफ, तो वो आती है मान लो 60 किलोमीटर की रफ्तार से, चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी तो समान है एक्स, परंतु चाल क्या है इसकी? भिन्न भिन्न। तो हम औसत चाल निकालें तो जाने में लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और समय बराबर दूरी कितनी तय की मेरे बच्चों? एक्स, और चाल कितनी है? 40, और आने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी तो वही रहेगी है, चाल कितनी है? तो अगर हम औसत चाल निकालें उस ट्रेन की जाने में आने में, कभी इधर से सुस्त चाल से उधर से तेज से आई, तो औसत निकालेंगे तो इस प्रकार से निकालेंगे प्यारे बच्चों, कुल दूरी यानी जाने में ए से बी तक जाने में ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ी? एक्स किलोमीटर, और बी से ए तक आने में एक्स, तो एक्स प्लस एक्स बराबर कितना हो गया? 2x। तो एक्स प्लस एक्स, तभी तो हमने ये लिखा है कुल दूरी, यानी जाने में और आने में जो दूरी है, पथ की लंबाई वो दूरी है कुल, और बटे में समय, कुल समय t1 प्लस t2। ये औसत चाल निकालना हो और एवरेज b बाहर निकालना है। और 2x और समय t1 का मान कितना? x बटे 40 प्लस ये कितना? x बटे 60 और 2x अपॉन x कॉमन ले लेंगे, 120 ऐसे हो जाएगा, 40 की 120 की निगम 3, 7 की 120 2 निगम 2, x से x का जाएगा 2 × 120 अपॉन 3 को 5, 5 दूनी 10, 5 और 20, 24 दूनी 48। दूरी माप रहे किलोमीटर में, और घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा, आधा मीटर प्रति सेकंड। तो प्यारे बच्चों, औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी तथा कुल समय के जो अनुपात को औसत चाल कहते हैं, ये माध्य चाल कहते हैं। अभी बची है तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल किसे कहते हैं, तो वो भी अभी बता दे रहा हूं मैं आपको। तात्क्षणिक क्या होता है? तात्क्षणिक का मतलब किसी क्षण, किसी क्षण का मतलब होता है, क्या होता है ना, मान लो आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, बार बार आप अपने स्पीडोमीटर को देख रहे हो,
ठीक है। तो 2 सेकंड के बाद में स्पीडोमीटर की सुई क्या हो जाती है, हाई, कभी कम, कभी ज़्यादा। ट्रैफिक को देखते हुए आप कभी तेज स्पीड कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, स्लो स्पीड कर देते हैं। तो स्पीडोमीटर जो आपके मोटरसाइकिल में या 4 पहिए गाड़ी में जो लगा हुआ है स्पीडोमीटर, तो वो किसी क्षण क्या बता रहा है, यानी पल पल की खबर दे रहा है आपको कि 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, इस प्रकार से वो चाल बता रहा है। तो किसी क्षण, किसी विशेष समय में, किसी विशेष समय की चाल को ही हम क्या कहते हैं, हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। इसे कैसे लिखते हैं, v से, अर्थात v बराबर होता है डेल्टा s बटे डेल्टा t, और v इक्वल टू हो जाता है लिमिट लगाने पर डेल्टा का क्या हो जाएगा, अत्यंत अल्फा ds बटे dt भाई कैलकुलेशन मेथड के अनुसार। तो तात्क्षणिक चाल क्या होती है, आप स्पीडोमीटर से भी समझ सकते हैं। किसी विशेष समय में जो चाल है, वस्तु द्वारा तय की गई चाल है, वो ही तात्क्षणिक चाल है, एट इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम आपको वेग बताने जा रहे हैं। तो वेग क्या होता है, तो वेग आपने बहुत छोटी क्लास में भी पढ़ लिया होगा, पढ़ के आए होंगे, 9th में भी पढ़ा होगा। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा समय आपका नहीं देते हुए बताऊंगा कि समय को अगर हम एक लिख दें, एकांक समय मान लें, तो वेग जो होगा वो विस्थापन के बराबर होगा। जिस प्रकार से मैंने चाल को समझाया था वैसे इसे समझाऊंगा। एकांक समय में वस्तु का जितना विस्थापन होता है, एकांक समय तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो यह ऐसे लिख सकते हैं, विस्थापन तथा समय के रेशियो को, अनुपात को क्या कहते हैं, हम वेग कहते हैं। वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इसका मात्रक सीडीएस के अनुसार क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सॉरी ये एमपीएस के अनुसार मीटर प्रति सेकंड, सीडीएस के अनुसार सेंटीमीटर प्रति सेकंड और फुट प्रति सेकंड वगैरह। किलोमीटर में लिख सकते हैं, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा। बात करें कि वेग कैसा हो सकता है, वेग 0 भी हो सकता है। कैसे, जैसे विस्थापन 0 हो सकता है, तो विस्थापन को एक बार 0 लिख दिया मैंने, तो 0 बटे समय बराबर, तो वेग कितना आ गया बच्चों, 0। विस्थापन क्या हो सकता है, पॉजिटिव, तो वेग बराबर कोई पॉजिटिव 2 मान लो, समय 1 सेकंड मान लो, तो वेग बराबर आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड। तो प्लस में आ गया, ये तो समय प्लस का होता है, ये भी प्लस का। और ये विस्थापन मान लो माइनस में आ गया, तो वेग किसमें माइनस। तो प्यारे बच्चों, विस्थापन जिस प्रकार से शून्य हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उसी प्रकार से वेग भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 हो सकता है। और ये एक सदिश राशि होती है। कारण मेरा ये है बताने का सदिश, क्योंकि विस्थापन क्या होती है, सदिश राशि होती है। जब विस्थापन इसमें आ रहा है तो वेग भी क्या होगा, सदिश राशि होगी। उसी प्रकार से जो वेग है, जैसे हमने चाल समझाई थी अभी, एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल, तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल, उसी प्रकार से वेग भी एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। और प्यारे भैया बहनों, पहले वीडियो देखें, उसके बाद पीडीएफ फाइल से नोट्स तैयार करें। आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।